भेडू, सरपू, भीरू और बेलू को छोड़कर बाकी सब उस कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गए। भीरू, क्या तुम्हें परितोष परिवार की वो लड़की मिली? भेडू ने पूछा। हाँ, मुझे वो पहले ही मिल गई थी, वो टेंट के अंदर है, भीरू ने कहा। इतना कहते ही टेंट स्क्रीन पर दिखने लगा। चाहत बिस्तर पर सो रही थी। उसके घाव काफी सीरियस लग रहे थे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अभी तक जिंदा थी। इसके घाव तो काफी ज्यादा है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये ब्रह्मताला और परितोष परिवार की लड़की में शामिल नहीं हो पाएगी। फिर तो हमारा मिशन पूरा हो गया। हम ब्रह्मताला से अपना इनाम ले सकते हैं। भेडू ने सिर हिलाकर कहा। आज भेडू को बस यही अच्छी खबर मिली थी। भीरू, बाकी ड्रोन्स को अच्छे से छुपा दो। हम कल भी उनका इस्तेमाल टापू को समझने में कर सकते हैं और अपने दोनों टारगेट का पता लगा सकते हैं, भेडू ने कहा। भीरू ने सिर हिलाया और बचे हुए तीनों ड्रोन्स छुपा दिए। उनका एक ड्रोन पहले ही तबाह हो चुका था। ऐसे में बचे हुए को बचाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी काफी महंगी थी और वो आसानी से इसे दोबारा नहीं खरीद सकते थे। सूरज डूबा और सूरज उग गया। नया दिन शुरू हो चुका था। आसमान में आज बादल थे। मौसम में हल्की ठंडक थी। राज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करने के लिए टेंट से निकल गया। प्रैक्टिस करके वो पसीने से तरबतर टेंट वाली जगह पर वापस आ गया। वहीं टफी भी अपनी सांस की एक्सरसाइज कर रहा था। राज, पिछले 2 दिनों में तुम काफी जादूगरी की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? राज को देखकर टफी ने चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आजकल मैं काफी मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ, राज ने मुस्कुराकर कहा। राज का प्रैक्टिस का काफी समय पहले ही बर्बाद हो गया था। हालांकि राज इस बात से निराश नहीं हुआ था, बल्कि उसने और मेहनत करना शुरू कर दिया था। भले ही उसका जादुई सफर देरी से शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी राज ज्यादा एफर्ट लगाकर काम करना चाहता था। राज जानता था कि अगर वो पूरी लगन लगाकर जादुई सफर जारी नहीं रखेगा तो वो पीछे ही रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अगली बार मैं सीनियर वसीम से मिलूं तो जिंदा ही ना रहूं। मेरी कब्र को गंदा देखकर वो मेरी कब्र पर रोते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, राज ने मजाक करते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम्हारी कब्र गंदी नहीं होगी, टफी ने सीरियस होकर कहा। शुक्रिया, राज ने जवाब दिया। कभी कभार टफी भी ढंग की बातें कर लेता था। हाँ, क्योंकि मैं साल में एक बार तुम्हारी कब्र पर आकर उसे साफ करता रहूंगा। इस पर तुम्हें मुझसे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, टफी ने राज के पैर को थपथपाते हुए कहा। इस कुत्ते से कुछ अच्छे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, राज ने मनी मन सोचा। इस वक्त तक गुलगुले की प्रैक्टिस भी खत्म हो गई थी। जादूगरी के रास्ते में रुकना मतलब हमेशा के लिए पीछे रह जाना था। टफी जी, ऐसी बातें करना बंद कीजिए। सीनियर राज इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। वो अच्छे व्यक्ति हैं और 100 सालों तक जिंदा रहेंगे, गुलगुले ने आकर कहा। गुलगुले की बात सुनकर राज को थोड़ी राहत महसूस हुई। 100 सालों तक? तो इसका क्या मतलब, उसके बाद वो मर जाएंगे ना? टफी ने हंसकर कहा। टफी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, गुलगुले ने कहा। टफी, गुलगुले को परेशान करना बंद करो। खैर, कल का कितना खाना बच गया है? हम चाहें तो कल रात का खाना खा सकते हैं। रात भर का खाना तो दोबारा खाने लायक होता है, राज ने टफी को थपथपाते हुए कहा। हाँ, सच कहा, लेकिन हमें ज्यादा पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, वरना मेरी दिक्कत दोबारा बढ़ सकती है, गुलगुले ने कहा। मेरा सिर मत छुओ, तुम बेवकूफ बाबा बैरागी नहीं हो। मैं तुम्हें काट लूंगा। तुम्हें नहीं मालूम कि एक कुत्ते का मालिक ही उसके सिर को थपथपा सकता है, टफी ने दांत दिखाकर कहा और आगे बोला। ज्यादा खाना नहीं बचा है। अच्छा, तो फिर मैं जाकर खाने के लिए कुछ देखता हूँ। शायद आज हमें कुछ सीड फूड मिल जाए, राज ने कहा। वो पसीने में तरबतर था। ऐसे में समुद्र में नहाना उसके शरीर को ठंडा कर सकता था। एक रात गुजर गई थी, इसलिए राज अब मछली को लेकर इतना खौफशुदा नहीं बचा था। लेकिन टफी के दांत देखकर उसे अभी भी थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा था। हाँ, लेकिन पानी के अंदर जाते हुए थोड़ा ध्यान रखना, टफी ने कहा। इसके बाद टफी ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई और उसे ड्रोन दिख गए। इन लोगों को क्या लगता है, सीनियर वसीम और मैं अंधे हैं? टफी ने मन ही मन सोचा। इसके बाद राज कपड़े बदलकर समुद्र के किनारे चला गया। वसीम पानी के बीच एक पत्थर पर बैठा था। सीनियर वसीम, गुड मॉर्निंग, राज ने हाथ हिलाकर कहा। क्या तुम भी पानी में आने का सोच रहे हो? वसीम ने सिर घुमाकर कहा। हाँ, कल टफी और गुलगुले खाना लाने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि नाश्ते की जिम्मेदारी आज मैं अपने ऊपर ले लूं। मैं सी फूड के बारे में सोच रहा हूँ, राज ने मुस्कुराकर कहा।
अच्छा, फिर लंच आज मैं बनाऊंगा। हालांकि आज के मौसम की जानकारी के हिसाब से टापू के आसपास छोटी सुनामी आने की संभावना है, इसलिए ज्यादा दूर मत निकलना, वसीम ने कहा। मौसम की जानकारी? टापू के नजदीक सुनामी? क्या मौसम विभाग वाले इतना फ्री हो गए हैं कि वो छोटे छोटे टापू की जानकारी भी निकालने लगे? और इतनी पक्की खबर कौन और कब से देने लगा? राज ने मनी मन सोचा। चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आओ, वसीम ने हंसकर कहा। इसके बाद राज वसीम के पास पहुंच गया। वसीम ने अपना हाथ बढ़ाया और एक टैटू स्टिकर निकाला। राज को याद आया था कि वसीम ने रणछोड़ टेक्निक के लिए भी ऐसा ही स्टिकर बनाया था। क्या सीनियर एक और रणछोड़ टेक्निक लगाना चाहते हैं? राज ने मनी मन सोचा और इतने में ही वसीम ने राज के सीने पर स्टिकर चिपका दिया। जैसे ही वसीम ने स्टिकर हटाया तो राज के सीने पर एक उड़ती तलवार दिखाई देने लगी। सीनियर, ये क्या चीज है? राज ने पूछा। इसका मैंने कोई नाम नहीं रखा है, तुम चाहो तो इसे डिस्पोजेबल राज नंबर 1 कह सकते हो, वसीम ने सोचकर जवाब दिया। आखिर डिस्पोजेबल राज से क्या मतलब है? क्या इसका डिस्पोजेबल उड़ती तलवार या डिस्पोजेबल उल्का तलवार से कोई ताल्लुक है? राज के अंदर खलबली मच गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वसीम ने ऐसा क्यों किया। सीनियर, क्या आप मुझे डिस्पोजेबल राज का काम समझा सकते हैं? राज ने पूछा। चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मैंने रणछोड़ टेक्निक को आधार मानकर इस तिलिस्म को बनाया है। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सिद्ध हासिल का अनुभव करवाना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैंने ये किया, वसीम ने हंसकर कहा। अरे सीनियर, मैं तो ये पूछना चाहता था कि कहीं ये भी मुझे हवा में तो उड़ा तो नहीं देगा? राज ने पूछा। तुम कोई उड़ती तलवार नहीं हो, डिस्पोजेबल राज नंबर 1 रणछोड़ टेक्निक का ही सुधरा हुआ रूप है। इससे तुम्हें सिद्ध चक्र का वाटरफॉल चढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसे में अगर सुनामी भी तुम्हारे ऊपर आई तो तुम इसे एक्टिवेट करके बचकर निकल सकते हो। जैसे ही तुम इसे एक्टिवेट करोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, वसीम ने समझाते हुए कहा। वसीम की ये बात सुनकर राज को राहत महसूस हुई। अगर राज हवा में नहीं उड़ने वाला था तो उसके लिए यही बड़ी राहत थी। ठीक है सीनियर, अब मैं समुद्र में जा रहा हूँ, राज ने हाथ हिलाकर कहा और समुद्र में गोता लगाने लगा। वसीम ने मुस्कुरा दिया और वापस अपने ख्यालों में खो गया। थोड़ा तैरने के बाद राज पानी में अंदर चला गया। राज कछुआ सांस टेक्निक का इस्तेमाल पहले ही कर चुका था। वसीम ने ही राज को हेलीकॉप्टर पर यह टेक्निक सिखाई थी। इसकी मदद से राज कई घंटों तक पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। वसीम काफी देर तक अपने ख्यालों में डूबा रहा। फिर वसीम के एक पुराने दोस्त का फोन आया तो वसीम ने उससे अपनी लोकेशन पर सुनामी लाने की बात कही। इसके बाद उस दोस्त ने अपनी बेटी से वसीम की बात करवाई और वसीम ने उसे अपनी लोकेशन भेज दी। थोड़ी देर में वसीम के दोस्त की बेटी ज्योत्सना एक मछली के तौर पर वहां पहुंच गई। हेलो, क्या आप ही सीनियर वसीम हैं? ज्योत्सना ने कहा। वसीम ने हामी भरकर अपना सिर हिला दिया और ज्योत्सना को अपने हाथ पर बैठा लिया। ज्योत्सना एक शैतानी जादूगर थी जो जल्द ही 4थे लेवल पर पहुंचने वाली थी। सीनियर, क्या आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपको कितनी बड़ी सुनामी चाहिए और कितने इलाके में उसका असर चाहिए? इसके अलावा क्या आप भीतर का पानी भी सफाचट करना चाहते हैं? ज्योत्सना ने पूछा। हालांकि वसीम को बस छोटे से इलाके में ऊंची और बड़ी लहरों वाली सुनामी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि तुम जितना काबू कर सको उतनी सुनामी बनाओ और इससे जितना भी इलाका कवर कर पाओ उतना कर लो। जब तक तुम टापू से 100 मीटर दूर तक सुनामी को काबू कर पाओ तो उसे कैसा भी बना सकती हो। हाँ, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाना, वसीम ने कहा। सीनियर, ये सुनामी कब लानी है? ज्योत्सना ने पूछा। कुछ बढ़िया लोगों के आने के बाद इसे शुरू करना, वसीम ने कहा। वसीम बैठे बैठे एक सबमरीन को आते देख रहा था। जल्द ही सबमरीन पास आ गई। ज्योत्सना, तुम अब अपनी तैयारी शुरू कर सकती हो, मेरे जवाब का इंतजार करना। अरे, मेरा मन बदल गया है। अब तुम टापू से 50 मीटर दूरी तक का इलाका कवर कर सकती हो और सुनामी को जितना बड़ा बना पाओ उतना बड़ा बनाना, वसीम ने कहा। सबमरीन के अंदर भेडू, बेलू और बाकी दूर तक देख रहे थे। कल में सरपू ने 5 योजनाएं सोच ली थी जिनसे वो राज और गुलगुले को झांसा देकर अपने जाल में फंसा सकते थे। राज और गुलगुले को पकड़ने के सरपू के पास कुल 15 तरीके थे, लेकिन उनमें से 5 ही ढंग से काम कर सकते थे। लेकिन हर योजना में कोई ना कोई कमी होना लाजमी थी। जैसे राज खुद टापू से बाहर तैर कर आ गया था, जो कि सरपू की योजना में शामिल नहीं था।
हालांकि ये बदलाव उसके लिए अच्छा ही था। अब उसे राज को झांसा देने की जरूरत नहीं थी। जाओ, जाकर सरपू के घेराबंदी और पकड़ने के प्लान को पूरा करो। सब संभल कर करना। वो लड़का बस पहले लेवल का जादूगर है। एक हाथी को मारने बराबर हमला करना नहीं, बल्कि उससे भी 5 गुना ज्यादा, क्योंकि जादूगर इतनी आसानी से मरते नहीं है। भेड़ू ने कहा, एक चीज ध्यान रखना कि उसे अच्छे से घेर लेना और भागने मत देना। अगर जरूरत पड़े तो ट्रैंकुलाइजर का तुरंत इस्तेमाल कर लेना। जब तक तुम उसे जिंदा रख पाओगे तब तक शार्कू और भेलू को छुड़ाने का हमारे पास मौका रहेगा। सरपू ने कहा, क्या राज सरपू की चाल में फंस जाएगा? क्या वसीम की सुनामी राज की जान लेने के लिए खतरा बन जाएगी? भेड़ू बीरू और सरपू को सबमरीन की जिम्मेदारी सौंपकर अपना दल लेकर निकल गया। भेड़ू और बाकी लोगों को अपनी पहली मुहिम में कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने राज को चारों तरफ से चोरी छुपे घेर लिया था। इस समय राज, जो एक समुद्री कछुए का पीछा कर रहा था, अचानक रुक गया। भले ही राज भेड़ू और उसके साथियों की शक्तियां महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आंखें उसे देख रही थी। जिसके बाद राज टापू की तरफ बढ़ने लगा। हम उसे भागने नहीं दे सकते, उस पर ट्रैंकुलाइजर से हमला करो, भेड़ू ने चिल्लाकर कहा। भेड़ू और उसके साथी हमला करने ही वाले थे कि तभी समुद्र का पानी जोरों से हिलने लगा। अचानक ही उन्हें नीचे से काफी बड़ी ताकत आती हुई महसूस हुई। आखिर ये क्या हो रहा है? भेड़ू ने डर कर कहा। भेड़ू अपनी पूरी ताकत से इस हलचल से बचना चाह रहा था, लेकिन ये सब कुछ भी काम का नहीं था। वो तो ठीक से हिल डुल भी नहीं पा रहा था। अब बस वो खुद को बचा सकता था और उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। और उसके साथियों ने भी यही तरीका अपनाया। भेड़ू और उसके साथियों से इतर राज और भी ज्यादा डर गया था। उसे समझ आ गया था कि वसीम जिस सुनामी के बारे में बात कर रहा था, अब वो आ चुकी थी। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि अगर मैं टापू से 100 मीटर की रेंज में रहूंगा तो मैं सुनामी से बच जाऊंगा। मैं अभी टापू से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही हूँ, फिर मैं सुनामी की चपेट में कैसे आ सकता हूँ? राज ने टापू की तरफ देखकर सोचा, लेकिन राज के सामने इससे भी बड़ी एक समस्या थी। वो वसीम से डिस्पोजेबल राज नंबर 1 को एक्टिवेट करने का तरीका ही पूछना भूल गया था। अब चाहे इसका कोई भी इस्तेमाल हो, लेकिन बिना एक्टिवेट किए ये राज के किसी काम का नहीं था। क्या मुझे इसके लिए भी सोम फट स्वाहा कहना होगा? लेकिन मैं इसे दोबारा नहीं दोहराना चाहता, राज ने मनी मन सोचा। अचानक ही तेज तूफान की तरह लहरें 20 मीटर ऊंची हो गईं। भेड़ू और उसके साथी लहरों में घसीटते हुए टापू के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। टापू की तरफ बढ़ते हुए लोमू की नजर टापू पर पड़ी। तब उसने वसीम को वहां खड़े देखा। लोमू को समझ आ गया कि यह सुनामी वसीम का ही किया धरा था। मुझे शार्कू और भेलू को छुड़ाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना चाहिए था। उस बड़े लड़के और छोटे सन्यासी को अगवा करने का आइडिया ठीक नहीं था। लोमू को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा था, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। अब लोमू के हाथ में कुछ भी नहीं था। समुद्र की लहरें भेड़ू और उसके दल के साथ साथ राज को भी किनारे की तरफ धकेल रही थी। राज समुद्र की लहरों में दबा हुआ था। उसने लहरों से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाकी सब की तरह ही वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या मछली की तरह वाटरफॉल चढ़ना इन लहरों से भी ज्यादा कठिन हो सकता है? कुछ भी हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैं अपना सिद्ध चक्र हासिल करके ही रहूंगा, राज ने मनी मन सोचा। कछुआ सांस की बदौलत राज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हिम्मत भरा ख्याल आते ही राज के सीने पर चिपका तिलिस्म चमकने लगा। अचानक ही उसके अंदर शक्ति का तूफान उठ गया। उसका शरीर लहरों से दूर जाने लगा। राज समुद्र की सतह पर आने लगा था और वो लहरों पर सवार होकर समुद्र से बाहर आ रहा था। वाह वाह, मैं तो बाहर आ गया, राज ने टापू की तरफ बढ़ते हुए खुश होकर सोचा। लेकिन ठीक तभी राज का खुद पर से काबू चला गया। उसके अंदर की शक्ति भी काबू से बाहर जा चुकी थी और राज किसी मिसाइल की तरह हवा में उछल गया। अब वो आसमान की तरफ बढ़ रहा था। सीनियर, इसे रोकना कैसे है? राज ने चिल्लाकर कहा। राज ने यह आवाज शेर की दहाड़ टेक्निक की बदौलत लगाई थी, जिससे उसकी आवाज चारों तरफ फैल गई थी। लेकिन वसीम के दिमाग में रुकने जैसा शब्द ही नहीं था। वो तो बस रफ्तार को कई गुना बढ़ाना जानता था। राज आसमान में ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा था। अरे, रणछोड़ टेक्निक से सब कुछ हटाने के बाद भी मैंने जल फीचर इस्तेमाल किया, वो मेरी उम्मीद से बाहर निकले। मुझे इस पर और काम करने की जरूरत है।
लेकिन अभी मुझे राज को बचाना होगा। डिस्पोजेबल उल्का तलवार जाओ और राज को बचाओ। वसीम ने राज को देखकर सोचा और डिस्पोजेबल राज नंबर 2 बनाने का ख्याल बनाया और सबसे पहले अपनी तलवार को राज को सुरक्षित लाने का जिम्मा सौंपा। इस समय बड़ी बड़ी लहरें टापू से टकराने लगी थीं। भेड़ू और उसका दल टापू पर खड़ा था, उनमें हिलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वसीम ने उन्हें देखा और फिर दूर खड़ी सबमरीन को मुस्कुराकर देखने लगा। फिर वसीम ने भेड़ू और उसके दल को ऐसे ही जिंदा लाशों की तरह छोड़ दिया। भेड़ू और उसके साथी गहरी सांसें लेकर अपनी ताकत को रिकवर कर रहे थे। ज्योत्सना, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफी मेहनत बचा ली। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वसीम ने पूछा। सीनियर, मुझे एक चीज में आपकी मदद की जरूरत है, ज्योत्सना ने कहा। बोलो बोलो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आकार बदलने वाली सिद्ध चक्र का अनुभव दें, ज्योत्सना ने कहा। क्या तुम वाकई यही चाहती हो? वसीम ने कहा। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मैंने सब कुछ पहले ही जुटा लिया था ताकि मैं आकार बदलने वाले सिद्ध चक्र को हासिल कर लूं और आधा इंसान बनकर अपनी जिंदगी बिता सकूं, ज्योत्सना ने कहा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वसीम ने कहा और राज की तरफ देखने लगा। राज डर के मारे चीख रहा था। अभी उसके पैरों के नीचे वसीम की तलवार आ गई जो कि राज को नीचे उतारने लगी। राज समझ चुका था कि अब वसीम से माफी मांगने के लिए उसे देरी हो चुकी थी, लेकिन राज के दिमाग में एक तरीका था जिससे वो अपने किए पर मिट्टी डाल सकता था। राज ने अपने पापा से जो मूवी बनाने का वादा किया था, उसमें राज वसीम को ले सकता था, जिस कारण वसीम का ध्यान इस बात से हट सकता था। सीनियर, बताएं आपकी क्या शर्त है? ज्योत्सना ने कहा। मैं तुम्हारे खून की एक बूंद चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई और भी आकार बदलने वाला सिद्ध चक्र का अनुभव ले। हाँ, वो तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा, वो बस बाहर खड़े होकर सारी प्रक्रिया देखेगा, वसीम ने कहा। ज्योत्सना के लिए खून की एक बूंद कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन अपने साथ किसी और को शामिल करना उसके लिए बहुत चिंता का विषय था। उसे लग रहा था कि किसी और की मौजूदगी में उसकी कठिनाई बढ़ सकती थी। मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे साथ उसे भेजने से तुम्हारा जादू बिगड़ने की उम्मीद पड़ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक और गारंटी दे सकता हूँ, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। एक और गारंटी? ज्योत्सना ने पूछा। मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ कि यदि तुम्हारा सिद्ध चक्र का अनुभव नाकामयाब भी हुआ तो भी तुम्हें कोई खरोच तक नहीं आएगी। एक बार तुम आराम कर लोगी तो मैं तुम्हें दूसरा मौका भी दे दूंगा। दूसरी बार के लिए सारा जरूरी सामान मैं दे दूंगा, वसीम ने कहा। सीनियर, आपके इस प्रस्ताव को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ? ज्योत्सना ने कहा। ठीक है, तो यही पक्का हुआ, वसीम ने कहा और अपनी उंगली हिलाकर राज को अपने पास बुला लिया। जैसे ही वसीम ने उसे सब कुछ बताने का सोचा, उसके पहले ही राज अपने ख्याल को हकीकत में बदलने की तैयारी करने लगा। सीनियर, चलो एक मूवी बनाते हैं, राज ने कहा। क्या राज पागल हो गया है? क्या डिस्पोजेबल राज नंबर 1 के इस्तेमाल से उसके दिमाग पर चोट लग गई है? वसीम ने मनी मन सोचा। ज्योत्सना, जो अभी भी वसीम की हथेली पर थी, राज का यह बर्ताव देखकर हैरान रह गई। सीनियर, ये मत कहना कि मुझे इस बेवकूफ के साथ अनुभव करने के लिए आप मना रहे थे, क्योंकि इसके साथ मुझे नाकामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आप किसी को भी कह दीजिए, ज्योत्सना ने मनी मन सोचा। सीनियर, आपको मूवी अच्छी नहीं लगती? मूवी की दुनिया असीम है, आप अपनी सारी सोच को पर्दे पर असल में ला सकते हैं, राज ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, कुछ मूवी अगर कचरा होती है तो कुछ काम की भी होती है, वसीम ने कहा। ठीक है, तो हम अपनी मूवी बनाएंगे। जब मैं घर गया तो मुझे ख्याल आया था कि साल खत्म होने के पहले मैं एक मूवी बनाऊंगा। क्या आप इसमें मेरा साथ निभाना चाहेंगे? राज ने कहा। यह तो मजेदार लगता है, वसीम ने कहा। अब तो सीनियर भी पागल हो गए। अब मेरा अनुभव शुरू होने के पहले ही बर्बाद हो गया। शायद दूसरी बार में ही अब मुझे कुछ हासिल हो पाएगा, ज्योत्सना ने सोचा। क्या तुमने इसकी कोई थीम सोची है? वसीम ने पूछा। अभी मेरे पास बस एक जनरल आइडिया है, हालांकि अभी मैं एक प्लॉट लिखकर उसकी स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर सकता हूँ, राज ने कहा। हम किसी नॉवेल राइटर से भी प्लॉट लिखवा सकते हैं, वसीम ने सलाह दी। लेकिन हमें ऐसा राइटर कहाँ मिलेगा? क्या पहाड़ी महारथी में ऐसा कोई है? शायद कोई सीनियर हमें राइटर के बारे में बता सकता है, राज ने पूछा। चीजों को इतना कठिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट पे कोई ना कोई राइटर ढूंढ लेंगे।
हम अपने हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। वसीम ने कहा, अगर आप राइटर ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास ऐसे कई लोग हैं। हाल ही में मैंने कुछ अच्छे नॉवल पढ़ना शुरू किया है। मैं उनमें से ज्यादातर राइटर के पते भी जानती हूँ। ज्योत्सना ने कहा, अरे ये मछली बोल सकती है। राज ने वसीम के हाथ में मछली को देखकर कहा, इसका नाम ज्योत्सना है और ये मेरे पुराने दोस्त की बेटी है। और ये पूरी तरह से मछली नहीं है, ये एक ड्रैगन वंश और शैतानी जानवर मछली की मिलीजुली संतान है। वसीम ने कहा, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम राइटर को ढूंढकर उन्हें अगवा कर लेंगे। ज्योत्सना ने कहा, ज्योत्सना जी, आपका अगवा करने से क्या मतलब है? राज ने पूछा। अरे आजकल के राइटर जल्दी जल्दी नहीं लिखते, इसलिए मैं उन्हें अगवा करके उन्हें तब तक खाना नहीं दूंगी जब तक वो मेरे हिसाब से लिख नहीं लेते। ज्योत्सना ने कहा। इस सब से बेखबर राज को जब पता चलेगा कि सुनामी वसीम ने हिलाई थी तो वो क्या करेगा? टापू के किनारे पर पड़े 33 जानवर कबीले वालों का अगला कदम क्या होगा?